मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग के द्वारा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है, हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। अभी आप प्रोफेसर जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, KSR कॉलेज सरायरंजन से गांव का घर पाठ पर व्याख्यान सुनेंगे। दिगंत भाग 2 का अंतिम काव्य पाठ है ये, 13वां पाठ है ये। इस पाठ में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, सुनेंगे व्याख्यान। तो व्याख्यान सुनने के लिए आप लोगों को सबसे अधिक शुभकामना, मंगल कामना, और पाठ समाप्त करने से पहले ही आपको एक बार धन्यवाद भी, फिर बाद में भी धन्यवाद देंगे। तो हम शुरू करते हैं ये पाठ एक मंगल कामना के साथ कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक के हकदार बने। आप ही तो देश के भाग्य हैं, भाग्य विधाता है। आपको संवारने का मतलब है देश को संवारना। आप संवर जाएंगे, देश संवर जाएगा। इसी संकल्प के साथ पाठ शुरू किया जाता है। गांव का घर, इस दूसरे व्याख्यान में पहला व्याख्यान हो चुका है। दूसरे व्याख्यान में आप बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे और फिर विषयनिष्ठ पर भी बात करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। गांव का घर कविता के कवि का नाम क्या है? आपने पढ़ लिया होगा। गांव के घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति, अर्थात इसका उत्तर सी होगा। गांव का घर कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? आप यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन के रूप में, सभी इनकी ही रचनाओं का नाम है। इसमें सही होगा सी, संस्यात्मा। संस्यात्मा इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता की किताब है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 2006 में। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा सी, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन में, इसमें सही है 1/1/1950, अर्थात 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ। आगे है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें सही उत्तर है पथरगामा, गोड्डा, झारखंड, अर्थात ए होगा इसका सही उत्तर। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम सरला देवी, देवेंद्र प्रसाद चौबे, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। ज्ञानेंद्र पति ने अंग्रेजी में MA कहां से किया? ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन में सही उत्तर होगा पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने MA अंग्रेजी में किया। और फिर अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी से MA कहां से किया? तो उस समय जो बिहार विश्वविद्यालय था मुजफ्फरपुर में जो विश्वविद्यालय है वह उस समय बिहार विश्वविद्यालय कहलाता था। उसी बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में MA किया। ज्ञानेंद्र पति ने किस पद पर काम किया? कारा अधीक्षक के पद पर इन्होंने काम किया। BPSC परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ये कारा अधीक्षक बनाए गए। तो कारा अधीक्षक, जेल अधीक्षक के रूप में इन्होंने बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में काम किया। ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास कहाँ बनाया है? ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास वाराणसी में बनाया है, अर्थात बी इसका सही होगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्यात्मा पर मिला है, अर्थात इसका सी
उत्तर होगा। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना नहीं है? अब यहाँ पर देखिए, कवि ने कहा इन्हीं की रचना है। ग्राम्या पंत जी की रचना है, और भी आप इनकी रचनाओं का ही नाम नीचे देखेंगे। यहाँ पर आप ध्यान रहे कि ग्राम्या पंत जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, वह इनकी रचना नहीं है, तो इसका बी उत्तर होगा। यहां पर आप देख रहे हैं, दो तो ऊपर आपने देख लिया, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है इन्हीं का, पढ़ते गढ़ते, या गद्येतर है, तो इस तरह आपने देख लिया कि डी भी इन्हीं की रचना है, सी इन्हीं की रचना है, ए इन्हीं की रचना, सिर्फ बी ग्राम्या पंत जी की रचना है, तो इसका उत्तर बी ही होगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला, अर्थात ए होगा। ज्ञानेंद्र पति का उदय हिंदी कविता के क्षेत्र में 20वीं सदी के किस दशक में हुआ? तो इसका उत्तर होगा 8वें दशक में इनका उदय हुआ। मोटे तौर पर मुख्य रूप से एक चक्रा नगरी साहित्य की कौन सी विधा है? एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है, ए सही होगा। पुराने समय में ग्रामीण स्त्रियां टिकुली किस चीज से साटती थी? तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, आम की गोंद, बरगद की गोंद, कटहल की गोंद, सहजन की गोंद। तो सहजन की गोंद की चर्चा कविता में की गई है। कविता में जो बात आई है उसी को लेकर हमें चलना है, अपने मन से कोई और बात नहीं करना है। तो कविता में सहजन की गोंद की बात आई है, तो इसी को लेकर हम चलेंगे, सहजन की गोंद। तो सी इसका सही होगा। आगे है, पुराने समय में गांव के पुरुष घर आंगन में कैसे प्रवेश करते थे? आप देख रहे हैं यहां पर, इसका सही उत्तर होगा खांसकर। पुराने समय में पुरुष वर्ग औरतों को सचेत करने के लिए, खबरदार करने के लिए आने के पहले सूचना खांसकर, खराउ बजाकर इत्यादि करके देते थे। तो इसका उत्तर होगा बी खांसकर। पुराने समय में गांव के पुरुष अंदर प्रवेश करने से पहले कैसे खबरदार करते थे औरतों को? चप्पल पीटकर, खराउ खटखटाकर। तो इसका उत्तर होगा खराउ खटकाकर, आवाज कर देते थे, जिससे कि भीतर की औरतें, बहु बेटियां सचेत हो जाती थी, संभल जाती थी। आगे है, पुराने समय में गांव की औरतें कैसे किसी को पुकारती थी? तो आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें यह सही होगा, बिना नाम लिए वो पुकारने का काम, नाम लेने में वह प्रतिष्ठा हनन समझती थी, तो बिना नाम लिए वह पुकारने का काम करती थी। ग्वाले दूध का हिसाब पुराने समय में कैसे रखते थे? आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें सही होगा भीत पर दूध से अंगूठा का निशान लगाकर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। पुराने समय में पंच को क्या माना जाता था? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही उत्तर है परमेश्वर माना जाता था, अर्थात सी इसका होगा। पंच परमेश्वर कहाँ खो गए हैं? पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो गए हैं, अर्थात इसका उत्तर ए होगा। बिटौआ को दहेज में क्या मिला है? बिटौआ को दहेज में टीवी मिला, जो आपने इस पाठ में पढ़ा है। अब आगे है, गांव में परिवर्तन क्यों आया है? पूंजीवाद के कारण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा का विकास, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गांव में ऊपर का तीनों कारण आया है, इसीलिए ये डी सही होगा। उपरोक्त सभी कारण गांव में परिवर्तन आया है। आगे है, चकाचौंध रोशनी में क्या बज रहा है? चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। आगे है, नव संस्कृति में कौन गीत गायब हो गया है? नव संस्कृति में लोकगीत गायब हो गया है,
अर्थात इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ क्या हो गया है? सर्कस का प्रकाश बुलौआ मर गया है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। हाथी क्या गवाकर गिरा है? हाथी दांत गवाकर गिरा हुआ है, लाचार है, बेबस है, मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। दंतहीन हाथी हो गया है, दंतहीन गज बन गया है। गांव के घर की रीढ़ कैसी है? गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती दिखाई पड़ती है, तो इसका उत्तर बी होगा। सर्कस का प्रकाश कितने कोस दूर से आता था? सर्कस का प्रकाश 10 कोस दूर से आता था, इसका उत्तर होगा ए। अस्पताल का परिसर कैसा है? अस्पताल का परिसर गंधपूर्ण अमित्र है। अमित्र मतलब दुष्ट, दुश्मन जैसा, गंधपूर्ण भी है और वह अमित्र है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को देख लिया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है, आप इसका अभ्यास कर आंसर शीट देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये आंसर शीट दिया गया है। अब हम विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो कोई भी चीज स्मृति में जीवित इसलिए रहता है कि उस चीज का प्रभाव मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक रहता है। जिस चीज का मन मस्तिष्क पर जितना अधिक प्रभाव होगा, स्मृति में वह उतना ही अधिक जीवित होगा। तो कवि पुराने संस्कार संस्कृति में बहुत अधिक आनंद लेने का अनुभव करता है। पुराने संस्कार संस्कृति को वह बहुत अधिक तरजीह दे रहा है, उसी में उसका बचपन गुजरा है, उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक है। इस तरह आपने देखा कि कवि पुराने संस्कार संस्कृति में अपना बाल्यकाल गुजारा है। इस कारण उसकी स्मृति में घर का चौखट बिल्कुल जीवित है और उस चौखट में उसे अपना एक मातृ रूप दिखाई पड़ता है। उस चौखट को वह चौखट नहीं, घर की औरत के रूप में देखना चाहता है, देखता है। अब इसी को हमने उत्तर के रूप में सजाकर लिख दिया है। घर के चौखट पर टिकुली साटने के लिए सहजन की गोंद सटी रहती थी, कभी कभार उस पर टिकली भी सटी रह जाती थी। इस प्रकार घर का चौखट उसे मातृ रूपेण दिखाई पड़ता था। जिस प्रकार बिंदी लगी औरत का मुखमंडल तुरंत हृदय में उतर जाता है, उसी प्रकार वह चौखट भी अपनी भव्यता के साथ हृदय में उतरा हुआ था। कभी भूले नहीं भूलता है। वह प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति का प्रतीक है जो कवि के मस्तिष्क में हमेशा छाया रहता है। कवि को प्राचीन संस्कृति आकर्षक लगती है। घर के चौखट पर उसे प्राचीन संस्कृति दिखाई पड़ती थी, इसलिए कवि को वह जीवित लगता है। मोटे तौर पर आप कहेंगे कि उस संस्कृति में उसका बाल्यकाल गुजरा। उस बाल्यकाल की स्मृति को कवि भूले नहीं भूलता है, उसमें अधिक सुख शांति का उसे अनुभव होता था। आज की नई संस्कृति में उसे बेचैनी नजर आती है, इसीलिए वो संस्कृति उसे जीवित दिखाई पड़ती है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? प्राचीन संस्कृति में पंच को परमेश्वर माना जाता था। उसके खोने का मतलब है प्राचीन संस्कृति को खो जाना। प्राचीन संस्कृति में पर्दा या मर्यादा बड़ी चीज माना जाता था। आधुनिक संस्कृति में पर्दे का कोई मूल्य नहीं है। बेपर्द या मर्यादाहीन मानव का जीवन मूल्यहीन हो जाता है। इस कारण कवि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर चिंतित है। वह जानता है कि पंच परमेश्वर हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान है। यदि वह तो लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आस्था विश्वास समाप्त हो जाएगा। आस्था विश्वास समाप्त होने पर
हमारी संस्कृति, हमारा ग्राम्य जीवन बर्बाद हो जाएगा, इस तरह वह चिंतित है। परमेश्वर के खोने से गांव खो गया। भारत की आत्मा तो गांव में वास करती है। गांव खोने का तात्पर्य है भारत का खो जाना। भारत की अस्मिता खोने से कवि चिंतित हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर को जिंदा रखना है। परमेश्वर खोने का मतलब है सब कुछ खो देना। आगे है कि आवाज़ भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज़ की रोशनी न रोशनी की आवाज़, या आवाज़ क्यों नहीं आती है। यहाँ पर आप देख लें, इसका उत्तर है दूर दराज की बस्ती होने के कारण वहाँ आधुनिक संस्कृति की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बजता है, पास की बस्ती तक तो उसकी आवाज़ पहुँच जाती है, परंतु सुदूर बस्ती में उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। अर्थात नव संस्कृति के विकास का प्रभाव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का क्या तात्पर्य है। आवाज़ की रोशनी या रोशनी की आवाज़ का तात्पर्य है चकाचौंध पूर्ण पहचान। आधुनिक विकास की पहुंच इसका मूल अर्थ है। सीधी सी बात है। आगे है, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है। आधुनिक जीवन के दुख, विषाद, संत्रास, घुटन से संबंधित गीतों को शोक गीत कहा गया है। इसमें जीवन का दर्द निकलकर आता है, शोक निकलकर आता है, तो ऐसे ही गीतों को शोक गीत कहा गया है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा। आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के गीत अर्थात फिल्म आदि के कारण सर्कस का चलन खत्म हो गया। अर्थात आधुनिक संस्कृति के विकास के कारण पुरानी परंपरा खत्म हो रही है। यही कारण तो सर्कस के प्रकाश के खोने का है, मरने का है। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है। अदालती और अस्पताली संस्कृति के विकास के कारण गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। अर्थात वर्तमान भोगवादी संस्कृति के विकास के कारण लोग एक तरफ हमेशा विवाद में उलझते रहते हैं, दूसरी तरफ विभिन्न रोगों का भी शिकार बनते जा रहे हैं। इस कारण अदालत और अस्पताल के दुर्गंधपूर्ण दुष्ट परिसर में घिरते जा रहे हैं। प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति की रीढ़ कमजोर पड़ने लगी है। इस तरह आपने देख लिया कि पूरी कविता में कवि ने किस तरह पुरानी संस्कृति के समाप्त होने और नई संस्कृति के पनपने के रूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरानी संस्कृति हमारा बहुत कुछ लेकर समाप्त हो रही है और नई संस्कृति हमारे जीवन को बर्बाद करने पर उतर गई है। आज हम नई संस्कृति के कारण अस्पताल का चक्कर काटते हैं या फिर अदालत का चक्कर काटते हैं। इसी दोनों के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। यह पाठ आप ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। आशा है परीक्षा में आप इस पाठ से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सुंदर सटीक उत्तर देंगे, अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ अलविदा। अब हम फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा। धन्यवाद। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है अच्छे ही होंगे। आप लोग ही तो देश के भविष्य हैं, तो ऐसे भविष्य को संवारने का मतलब है देश को संवारना। आप देश के भविष्य हैं, आपको संवारने का मतलब देश को संवारना। तो ऐसी ही सवार के साथ, एक सुंदर गुम्फन के साथ, सजावट के साथ, भाग्योदय के साथ आज आप लोगों का
मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में हार्दिक स्वागत है। एक सुंदर सुखद मंगल कामना के साथ कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक उठावें। इधर हाल के मॉडल पेपर में एक बात आई है कि ऑब्जेक्टिव 100 रहेंगे, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर देना है। 50 पूछे 100 पूछे, जितना आपको निर्देश दिया जाएगा उतना का उत्तर आप देंगे। निर्देश दिया जाएगा 50 प्रश्नों का उत्तर देने का। बहुवैकल्पिक रूप में प्रश्नों की संख्या वह अपने हिसाब से भले ही बढ़ावे, लेकिन आपको 50 का ही ध्यान रखना है। 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो हम आज पाठ शुरू कर रहे हैं, गांव का घर। 12वीं कक्षा में दिगंत भाग 2 का अंतिम काव्य पाठ है। यह कविता का अंतिम पाठ। कविता क्षेत्र में जितने सारे पाठ हैं, मतलब 13 पाठ है, यह 13वां पाठ है, गांव का घर। तो आज आप गांव का घर पाठ पर व्याख्यान सुनेंगे। अपने हिंदी प्राध्यापक प्रोफेसर जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, केएसआर कॉलेज सरायरंजन के तरफ से। तो पाठ शुरू करें। गांव का घर। गांव का घर पाठ के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति। इस पाठ में आप ध्यान देंगे कि कवि के जीवन वृत्त को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, बहुत संक्षेप में, परीक्षा के लिए जितना जरूरी है। और फिर इसके बाद पाठ का सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, और तब महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, क्योंकि व्याख्या भी पूछी जाती है। आगे हम पाठ शुरू कर रहे हैं, तो एक मंगल कामना के साथ हम पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति, जिनका जन्म 1 जनवरी 1950 पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। अब झारखंड, लेकिन जिस समय इनका जन्म हुआ उस समय झारखंड नहीं बना था, वह बिहार का ही, बिहार के ही एक गौरवशाली कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति का उदय हुआ। लेकिन अब बिहार नहीं, अब वह झारखंड माना जाएगा। तो इनका जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 ईस्वी, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। इनके माता पिता सरला देवी और देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके माता पिता। शिक्षा 2 विषयों से इन्होंने एमए किया, एक अंग्रेजी और एक हिंदी। अंग्रेजी इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से किया, और हिंदी बिहार विश्वविद्यालय। उन दिनों मुजफ्फरपुर में जो विश्वविद्यालय है उसका नाम बिहार विश्वविद्यालय था। अब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हुआ हो गया है, भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय उसका नाम पड़ गया है। तो अंग्रेजी से एमए इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी, पटना विश्वविद्यालय पटना से किया, और हिंदी से एमए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। और फिर बीपीएससी कंपीट करने के बाद ये कारा अधीक्षक बने। बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कंपीट कर गए, और तब इनको बनाया गया जेल अधीक्षक, कारा अधीक्षक। कारा अधीक्षक बनने के बाद इन्होंने कैदियों के कल्याण के लिए बहुत सारा कार्यक्रम चलाया। बड़े सुयोग्य, सुंदर, कर्मठ कारा अधीक्षक के रूप में इन्होंने योगदान किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद इनका सरकारी नौकरी से मन ऊब गया। ये तो लेखन की दुनिया में हमेशा रमे रहते थे। परिणामतः इन्होंने
नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन कर दिया और तब ये स्वतंत्र काव्य लेखन के क्षेत्र में उतर गए। संप्रति वे स्वतंत्र काव्य लेखन में लगे रहते हैं। अवकाश आप यहाँ देख रहे हैं, कारा अधीक्षक बीपीएससी, नौकरी से अवकाश लेकर इन्होंने काव्य लेखन का काम शुरू किया। अस्थाई निवास इन्होंने बना लिया है वाराणसी में, अर्थात बनारस में, काशी में इन्होंने अपना स्थायी निवास बना लिया है। अब सम्मान देखिए, पहल सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया, एक पहल सम्मान और दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ 2006 जो लिखा गया है वो गलती से है, दूसरे तिथि को है। 2006 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला संस्यात्मा पर। तो आपने देख लिया कि इनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब का नाम है संस्यात्मा। उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 2006 में। आगे इनका काल देख लीजिए, 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में ये कवि के रूप में उभरते हैं। 20वीं शताब्दी के 8वें दशक में इनका उदय हुआ हिंदी कविता के क्षेत्र में। अब रचना पर बात करते हैं, इनकी काव्य रचनाओं को देखें। आँख हाथ बनते हुए एक रचना का नाम है, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है दूसरी रचना का नाम, गंगा तट तीसरी, संस्यात्मा चौथी, भिनसार और फिर कवि ने कहा। ये सब इनकी काव्य रचना है। अभी तुरंत बताया गया है संस्यात्मा पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में दिया गया। अब इसके बाद देख लीजिए काव्य नाटक। इनका एक काव्य नाटक है जिसका नाम है एक चक्रा नगरी, कथेतर गद्य, पढ़ते गढ़ते। और यहां सबसे महत्वपूर्ण है आप लोगों को जो पढ़ना है, गांव का घर कविता। वह कविता संस्यात्मा नामक काव्य संग्रह से उद्धृत है। गांव का घर कविता संस्यात्मा से उद्धृत है। संस्यात्मा इनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम है, उसी से गांव का घर कविता उद्धृत है। अब हम गांव का घर कविता का सारांश शुरू करते हैं। इसको ऐसे पहले सुन लीजिए। गांव का घर कविता में कवि ने प्राचीन संस्कृति, जो गांव की प्राचीन संस्कृति है, उसके नष्ट होने और उसके स्थान पर नई संस्कृति, वैज्ञानिक संस्कृति, नगरीय संस्कृति या पूंजीवादी संस्कृति के विकास पर कवि ने क्षोभ व्यक्त किया है। वास्तव में ज्ञानानंद पति भारतीय संस्कार और संस्कृति के कवि रहे हैं। भारतीय संस्कार और संस्कृति का कवि इन्हें माना गया है। नई संस्कृति के विकास के कारण पुरानी संस्कृति हमारी धूमिल होती जा रही है, इस पर कवि ने क्षोभ व्यक्त किया है। पुरानी संस्कृति हमारी भोली भाली, बिल्कुल निर्मल पवित्र गंगा जल की तरह, लेकिन नई संस्कृति विकास तो दिखाती है, लेकिन इस विकास के भीतर एक बड़ा विनाश है, जिसके चपेट में आने के कारण व्यक्ति को लगता है कि हम तो समृद्ध हैं, लेकिन वास्तव में वह खोखला होता जा रहा है इस नई संस्कृति के विकास के कारण। इसी को कवि ने इस कविता में मूल तौर पर स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हमारे गांव का घर आज अपनी पुरानी अस्मिता को खोता जा रहा है, पुरानी संस्कृति को खोता जा रहा है, नई संस्कृति का शिकार बनता जा रहा है। इस नई संस्कृति के विकास के कारण वह अदालती और अस्पताली संस्कृति का शिकार बनता जा रहा है, वह भीतर से खोखला होता जा रहा है।
हमारे गांव के घर की रीढ़ ही झुरझुरा गई है। हमारे पंच अब परमेश्वर नहीं रहे, पंच तो पैसे पर बिकने वाले हो गए। इन पंचों को समाप्त कर दिया है सरकार के द्वारा निर्धारित पंचायती राज व्यवस्था ने। यह जो पुराने समय में सर्कस का आयोजन होता था, एक सर्कस लगता था, 10-20 कोस के लोग उसे देखने के लिए आते थे बड़े उत्साह से। सर्कस वाले बुलाने के लिए एक प्रकाश बहुत तेज, जिसको अंग्रेजी में फॉक्सिन कह सकते हैं, बहुत तेज 10-20 कोस तक उसका प्रकाश जाता था। उस प्रकाश को लोग बड़े उत्साह से, बड़े अद्भुत रूप में देखते थे और उससे आकर्षित होकर सर्कस देखने आते थे। आज वो सर्कस का चलन समाप्त हो गया। सर्कस आल्हा, चैती इत्यादि जो लोकगीत भी थे, उस समय पुराने समय में कहीं आल्हा गाने की परंपरा थी, कहीं चैती गाने की परंपरा थी, कहीं होली गाने की परंपरा थी, कहीं बिरहा गाने की परंपरा थी। ये इन सारे लोकगीतों को आज फिल्मी गीतों ने समाप्त कर दिया है। इन फिल्मी गीतों का जो दर्द भरा लोकगीत है, दर्द भरा गीत है, शोक गीत है, वह समाप्त कर रहा है। हमारा जो पुराना लोकगीत है वो मर रहा है इस शोक गीत के कारण। तो इस तरह हमारे गायन को बर्बाद कर दिया गया है। आज चारों ओर बिजली बत्ती का विकास हो गया, घर घर में टेलीविजन लग गया, लेकिन लगने का परिणाम हुआ कि हमारी पुरानी संस्कृति जो है वह समाप्त होगी। इस प्रकाश के चौंधियाहट में हमारी आंख की रोशनी ही समाप्त हो गई है। आज हमें चैन नहीं है। इस नई संस्कृति के कारण हम पल बेचैनी में गुजारना पड़ता है। तो अब आप इसको देख लीजिए, एक व्यवस्थित रूप से सजाकर लिखा गया है। इस रूप में आप देखें, युवा कवि ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर शीर्षक कविता उनके नवीन काव्य संग्रह संस्यात्मा से उद्धृत है। यहाँ पर युवा कवि अब आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। सीधे ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर शीर्षक कविता उनके काव्य संग्रह, नवीन भी अब देने की जरूरत नहीं है, संस्यात्मा से उद्धृत है, जिसमें कवि ने नगरीय संस्कृति के विकास के कारण विकृत होती ग्राम्य संस्कृति पर क्षोभ व्यक्त किया है। आज गांव में भी नगरीय संस्कार और संस्कृति बड़ी तेजी से फैलती जा रही है। आज गांव में शहर की सारी सुविधाएं मिल रही है। गांव शहर के तरफ मुड़ गया है। गांव में शहर के तरह का सारा साधन उपलब्ध होता जा रहा है। सुंदर सलोना गांव कुरूप बनता जा रहा है। इसका प्रभाव है कि जो एकदम निर्मल पवित्र गंगा जल की तरह पवित्र भोला भाला गांव था, वह आज तरह तरह के राग द्वेष का शिकार बन गया है। सुंदर सलोना गांव कुरूप बनता जा रहा है। एक समय था जब गांव की मर्यादा कुछ अपने ढंग की थी। लोगों के बीच प्रेम, सद्भावना, मर्यादा, अनुशासन दिखाई पड़ता था। लोग अपने घर में भी नववधू, बेटी इत्यादि औरतों को सतर्क करने के लिए खांसकर प्रवेश करते थे। पुराने समय में पर्दा प्रथा का चलन था। पुरुष वर्ग अपने घर में प्रवेश करने से पहले खांसने लगते थे जानबूझकर, जिससे कि घर की बहु बेटियां सतर्क हो जाए। आंगन में पता नहीं हुआ किस अवस्था में होगी, इसलिए वे सतर्क करने के लिए खांस देते थे। ये पर्दा प्रथा चलन का रूप था। कभी वे खराव पहनकर आते थे तो जानबूझकर खराव खटखटा देते थे। तो इस तरह उन दिनों पर्दा प्रथा का चलन था और लोग बड़े सावधानी से आंगन में प्रवेश करते थे। लोग कहने का मतलब मर्द जात, पुरुष वर्ग।
लोग अपने घर में भी नववधू या औरतों को सतर्क करने के लिए खासकर प्रवेश करते थे। उन दिनों पर्दा प्रथा थी। औरतें पुरुषों के सामने मुंह ढक कर रहती थी। पुरुष खराओं की आवाज़ से भी औरतों को अपने आने की सूचना दे देते थे। औरतें वस्त्र में मुंह ढांक लेती थी, घूंघट में मुंह ढांक लेती थी या फिर पर्दे में चली जाती थी। लेकिन आज सब के सब बेपर्द हो गए हैं। न पुरुष को मर्यादा का ख्याल है, न औरतों को ही मर्यादा का ख्याल है। पुरुष और औरत नई संस्कृति के प्रभाव के कारण बेपर्द हो गए हैं। ये संस्कृति ही बेपर्द करने वाली संस्कृति है। न पुरुष को मर्यादा का ख्याल है, न औरतों को। लोग पहले आपसी विवादों को पंचायत के माध्यम से निपटा लेते थे। आज तो बरसों कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, फिर भी उचित न्याय नहीं मिल पाता है। उससे पंच अब परमेश्वर नहीं रहे। आल्हा, होली, चैती आदि लोकगीत की परंपरा भी मिट गई है। बदले में टीवी, टेप या सिनेमा का चलन हो गया है। चारों ओर उसी के गीत सुनाई पड़ते हैं। लालटेन के बदले चारों ओर बिजली का बल्ब चमकता है। गांव चमकदार तो बन गया है, लेकिन उसकी मूल अस्मिता ही समाप्त हो गई है। वह तो दंतहीन हाथी की तरह बन गया है। इस प्रकार कवि ने पूंजीवाद के फैलाव पर दुख प्रकट किया है। विज्ञान के कारण एक तरफ लोग रोगी बनकर डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, दूसरे तरफ लड़ाई झगड़ा कर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। इस तरह आपने देखा कि जीवन के हर एक क्षेत्र में इस विज्ञान के विकास के कारण बदलाव आया, और वह बदलाव चैन के बदले बेचैन लेकर आया है। लोगों के जीवन की दिशा ही बदल दी है। जो जीवन एकदम शांत संतुष्ट जीवन था, गरीबी थी, अशिक्षा थी, ठीक है, लेकिन फिर भी वे सब संतुष्ट जीवन जीते थे। आज धन दौलत तो है, लेकिन किसी को चैन नजर नहीं आता है। अब हम सप्रसंग व्याख्या शुरू करते हैं। गांव के घर के अंतःपुर की वह चौखट टिकुली साटने के लिए सहजन के पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गे हुआ वह सीमा, जिसके भीतर आने से पहले खांस कर आना पड़ता था। बुजुर्गों को खराऊ खटखटानी पड़ती थी खबरदार की। इसमें आपने देखा कि पुराने समय में घर में प्रवेश कैसे पुरुष जाति के लोग करते थे, पुरुष वर्ग करते थे, उसका कवि ने चित्रण करते हुए औरतों की परंपरा, औरतों की जीवन शैली, औरतों के साज श्रृंगार के रूप को भी कवि ने स्पष्ट किया है कि पुराने समय में गरीबी थी, अशिक्षा थी, पर्दा प्रथा का चलन था। गरीबी के कारण ये औरत बनावटी श्रृंगार के चक्कर में पड़कर बहुत बर्बाद नहीं करती थी। वे तो टिकुली साट कर अपने आप को सजती थी, संवरती थी, श्रृंगार करती थी, लेकिन उस टिकुली साटने के लिए वह सहजन के गोंद का उपयोग करती थी। उस सहजन के गोंद को अपने चौखट में साट के रखती थी कि जब वो नहा के आती थी तो उसी सहजन की गोंद के सहारे टिकली साट लेती थी। एक एक टिकली से वह महीनों तक काम चला लेती थी। जिस समय नहाने के लिए जाती थी टिकली हटा देती थी, फिर नहा के आई वही टिकली साट लेती थी। इस तरह आपने देखा कि पुराने समय में औरतें कैसे साज श्रृंगार करती थी। फिर पर्दा प्रथा होने के कारण पुरुष वर्ग कैसे खासकर खनाऊ खटखटाकर आंगन में प्रवेश करते थे, औरतों को सचेत कर देते थे। इसी को यहाँ पर व्याख्या के रूप में सजाकर लिखा गया है। प्रस्तुत काव्यांश ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्राचीन जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुराने समय में पर्दा प्रथा थी, हर किसी को मर्यादा में रहना पड़ता था। इस कारण पुरुष वर्ग घर आंगन में प्रवेश के पहले खांसकर या खराऊ खटखटाकर औरतों
या नववधुओं को सचेत कर देते थे। उन दिनों मर्यादा या पर्दा का बड़ा महत्व था। गरीबी के कारण औरतों को टिकुली साटने के लिए सहजन की गोंद का उपयोग करना पड़ता था। उन दिनों आधुनिक जीवन की साज सजावट या चमक दमक नहीं थी। लोग बड़े निर्मल मासूम होते थे, गरीबी में भी संतुष्ट रहते थे। इस प्रकार उन दिनों स्वाभाविक सुंदरता थी, बनावटी सुंदरता नहीं थी। बनावटी चकाचौंध में लोगों का विश्वास नहीं था। ब्यूटी नो नीड्स ऑर्नामेंट का वे अनजाने ही पालन कर लेते थे। सौंदर्य को प्रसाधन की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही सौंदर्य के हकदार थे उस समय के लोग। अब दूसरी व्याख्या हम शुरू कर रहे हैं। गांव के घर की उस चौखट के बगल में गेरू लिपि भीत पर दूध डूबे अंगूठे के छापे, उठौना दूध लाने वाले बूढ़े ग्वाल दादे के हमारे बचपन के भाल पर दुग्ध तिलक महीने के अंत में गिने जाते एक एक कर। इसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था को कवि ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उस समय भी दूध लेने देने का चलन था। ग्वाले आते थे, दूध देते थे, लेकिन शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव के कारण लोगों को अक्षर ज्ञान, वर्ण ज्ञान, अंक ज्ञान बहुत कम था। कागज कलम का चलन कम था। लेकिन जीवन तो जीना है, इसके लिए वे पुराने सहारे का उपयोग करते थे, पुराने साधन का उपयोग करते थे। जैसे प्रत्येक दिन दूध दिया, अंगूठा दूध में डुबाया और गेरू वाली भीत पर एक चिन्ह लगा दिया। लगता था जैसे बच्चे को किसी ने दूध का तिलक लगाया है। दुग्ध तिलक के तरह भीत पर चिन्ह लगा देते थे। एक दिन दूध दिया, दूध के साथ ही अंगूठे का चिन्ह लगा दिया भीत पर। गेरू की भीत स्वाभाविक रूप से गेरू रंग और दूध का रंग सफेद, साफ साफ हुआ चिन्ह दिखाई पड़ता था। महीने के अंत में उन चिन्हों को गिन लिया जाता था। उसी के हिसाब से दूध का हिसाब हो जाता था। बिल्कुल सहज स्वाभाविक रूप में, कहीं कोई बेईमानी नहीं, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो इस तरह आपने देख लिया। तो आप यहां देख रहे हैं कि इस व्याख्यान में कवि ने पुरानी संस्कृति में दूध इत्यादि के व्यापार के रूप स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। जीवन व्यापार को कैसे लोग बिल्कुल सहज रूप में, भोले भाले रूप में, पूरी ईमानदारी के साथ स्पष्ट करते थे। तो इसी को हमने सजा कर लिख दिया है। प्रस्तुत काव्यांश ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्राचीन ग्राम संस्कृति का वर्णन किया है। प्राचीन ग्राम्य संस्कृति में प्राय शिक्षा का अभाव था। इस कारण उनमें पढ़ने लिखने की आधुनिक संस्कृति नहीं थी। उनकी अपनी पुरानी शैली थी। दूध देने वाले दूध का हिसाब अनोखे ढंग से लिखते थे। वे गेरू लिपि भीत पर प्रत्येक दिन दूध में अंगूठा डुबाकर तिलक लगा देते थे। महीने के अंत में तिलक चिन्ह को गिन लिया जाता था। उसी से उनका हिसाब हो जाता था। लिखने में दूध स्याही का काम करता था और गेरुआ रंग की भीत कागज का। तिलक जैसा चिन्ह अंक के रूप में होता था। इतनी सादगी और ईमानदारी पूर्ण उन दिनों का ग्राम्य जीवन था। इस तरह आपने देखा कि ग्वाला कैसे दूध का हिसाब रखता था। यह अत्यंत सहज, स्वाभाविक, एकदम नैसर्गिक जीवन का सुंदरतम उदाहरण कवि ने यहाँ प्रस्तुत किया है। आगे है, गांव का वह घर अपना गांव खो चुका है। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, बिजली बत्ती आ गई कब की, बनी रहने से अधिक गई रहने वाली। अब के बिटौआ के दहेज में टीवी भी लालटेन हैं। अब भी दिन भर आलों के कैलेंडर से ढकी, रात उजाले से अधिक अंधेरा उगलती।
इसमें आपने देखा कि नव संस्कृति के विकास के कारण, वैज्ञानिक संस्कृति के विकास के कारण गांव में बिजली बत्ती आ गई है। लालटेन आज प्रकाश फैलाने के बदले धुआं उगलने का काम करता है, कालिख फैलाने का काम कर रहा है। लालटेन में अब वो शक्ति नहीं रही। लालटेन अब भीत पर टंगी हुई, आले पर टंगी हुई चीज है। और फिर आप देख रहे हैं कि बिजली बत्ती आने के कारण जीवन में चकाचौंध पूर्ण प्रकाश आ गया है। अब टीवी का भी चलन हो गया है। इसी को यहाँ पर व्याख्या, व्यवस्थित व्याख्या के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्राचीन ग्राम्य संस्कृति में पल रहे गांव में नवजीवन के विकास को चित्रित किया है। लगता है गांव अब अपना प्राचीन संस्कार और संस्कृति भूल गया है। पुराने समय में गांव के लोग आपस के विवाद को पंचायत के माध्यम से निपटाते थे। पंचों को परमेश्वर माना जाता था, लेकिन अब तो पंचायती राज की स्थापना हो गई है। इस पंचायती राज में कानूनी प्रक्रिया के आधार पर विवादों का निपटारा किया जाता है। कानूनी प्रक्रिया के साथ विवादों का निपटारा होता है। परिणामतः विवाद सलटने के बदले और बढ़ जाता है। उसमें अधिक समय भी लगता है, शक्ति भी लगती है और धन का अपव्यय भी होता है। समय, शक्ति और अर्थ का अपव्यय होता है। यही है आज का वैज्ञानिक विकास, जो व्यक्ति को सुलझाने के बदले और उलझाने पर उतारू है। गांव-गांव में बिजली बत्ती पहुंच गई है। लोगों के बीच टीवी का चलन भी हो गया है। जीवन नगरीय संस्कृति में ढलने लगा है। लालटेन तो अब भी है, परंतु वह दीवारों पर टंगी हुई है, बेकार पड़ी है। वह प्रकाश फैलाने के बदले धुआं फैलाने का, कालिख फैलाने का काम करती है। इस प्रकार इस पद्यांश में भोली भाली ग्राम्य संस्कृति को धूमिल करने वाली नगरीय संस्कृति पर गहरी चोट की गई है। आज की वैज्ञानिक संस्कृति पुरानी संस्कृति के मुंह पर कालिख पोतने का काम कर रही है। आगे है, अंधेरे में छोड़ दिए जाने के भाव से भरती जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। कहीं बहुत दूर पट भिरकाए की आवाज भी नहीं आती, यहाँ तक न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा, गूंगे लोकगीतों की जन्मभूमि में भटकता है एक शोक गीत। अनगाया अनसुना आकाश और अंधेरे को काटते। यहाँ पर आप देखेंगे कि कवि ने सीधे तौर पर स्पष्ट किया है कि आज जो चकाचौंध है, उस चकाचौंध के पीछे एक बड़ा अंधकार है। वह आंख में अंधकार फैलाने का काम करता है। बहुत दूर ऑर्केस्ट्रा बजता है, नई संस्कृति के रूप में ऑर्केस्ट्रा बजता है, लेकिन उस ऑर्केस्ट्रा की आवाज़ आज नगरीय संस्कृति के आसपास के गांव में उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, लेकिन दूर दराज में उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। न रोशनी की आवाज़ जाती है, न आवाज़ की रोशनी जाती है। वहाँ पर नई संस्कृति की पहुँच, नई संस्कृति का प्रकाश नहीं है। आज ऑर्केस्ट्रा के कारण, नई संस्कृति के गीत के कारण, सिनेमा के गीत के कारण, टेप के गीत के कारण, टीवी के गीत के कारण, ये जो पुराने गीत हैं जैसे होली, चैती, बिरहा, आल्हा इत्यादि सब गूंगे हो गए हैं, चुप हो गए हैं। अब कहीं सुनाई नहीं पड़ता है। लोकगीतों की जन्मभूमि है हमारा गांव। यहाँ पर इन लोकगीतों का जन्म हुआ है। ऐसे ही लोकगीतों की जन्मभूमि पर आज लोकगीत ही मर गया है। उसके जगह पर आज शोक गीत का चलन हो गया। जिस शोक गीत का गांव में कहीं कोई पता नहीं था, ऐसा शोक गीत का चलन हो गया। अर्थात सिनेमा के
दर्द भरे गीतों का चलन शुरू हो गया। ऐसा ही है, आकाश और अंधेरे को काटते हुए इस तरह का चलन हमारे समाज में बढ़ गया है। शोक गीत अर्थात सिनेमा के जो दर्द भरे गीत हैं उसका चलन हो गया है। दस कोस दूर शहर से आने वाला सर्कस का प्रकाश बुलौआ तो कब का मर चुका है। जिस सर्कस के दीवाने गांव के लोग हुआ करते थे, 10-10 कोस 15-15 कोस तक के लोग सर्कस देखने के लिए जुटते थे। सर्कस का प्रचार उसके फॉक्सिन से होता था, एक तेज प्रकाश से होता था, एकदम सीधा फॉक्सिन दिया जाता था जिसको बुलौआ कहा जाता था। यह बुलौआ अब मर चुका है क्योंकि सर्कस देखने वाला अब है कौन, कोई नहीं है। सब तो टीवी, सिनेमा, टेप रिकॉर्ड इत्यादि के दीवाने हो गए हैं, उसी में लगे रह जाते हैं। इसी को हमने सजा कर लिख दिया है। प्रस्तुत काव्यांश ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्राचीन ग्राम्य संस्कृति के ऊपर पनपती नव संस्कृति का चित्रण किया है। इस नव संस्कृति में आवाज़ और रोशनी की चकाचौंध उत्पन्न करने वाली ऑर्केस्ट्रा बजती है। होरी, चैती, बिरहा, आल्हा जैसे पुराने ग्राम्य गीतों का चलन धूमिल पड़ने लगा है। अनगाया अनसुना शोक गीतों का चलन हो गया है। सर्कस का बुलौआ अब नहीं दिखाई पड़ता है। अब तो रेडियो, टीवी इत्यादि ने सबों को गौण कर दिया है। इस प्रकार नई संस्कृति के कारण पुरानी संस्कृति विलुप्त हो रही है। आगे है कि जैसे गिर गया हो गजदंतों को गवाकर कोई हाथी, रेते गए उन दांतों की जरा सी धवल धूल पर, छीज रहे जंगल में लीलने वाले मुंह खोले शहर में बुलाते हैं बस। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी रुंधे गंधाते अमित्र परिषद के जिन बुलौओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। अब इसको आप देखें, यहाँ से शुरू किया गया है। प्रस्तुत काव्यांश ज्ञानेंद्र पति रचित गांव का घर शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसमें कवि ने प्राचीन ग्राम्य संस्कृति के क्षरण तथा वैज्ञानिक या नगरीय संस्कृति के विकास का चित्रण किया है। आज की संस्कृति में प्राचीन संस्कृति का क्षरण हो रहा है और नई नगरीय संस्कृति का विकास हो रहा है। इसी का चित्रण तो यहाँ पर है। प्राचीन संस्कृति तो आज दंतहीन गिरे हाथी की तरह लाचार बेबस है। लगता है कि ये बड़ी पुरानी परंपरा, हाथी के तरह विशाल परंपरा आज दंतहीन हो गई है। यह हाथी दंतहीन हो गया है। इस हाथी को जाल में फंसाकर शिकारी ने गिरा दिया है थोड़ी से धूल धवल पर, और इसके दांत को काटकर इसे लाचार बेबस कर दिया है। जंगल में मरने के लिए लाचार बेबस छोड़ दिया है। प्राचीन संस्कृति तो आज दंतहीन गिरे हाथी की तरह लाचार बेबस, शिकारी ने उसे अपने जाल में फंसाकर गिरा दिया है। यहाँ शिकारी पूंजीवादी विचारधारा के लोगों को कहा गया है। शिकारी ने उसे अपने जाल में फंसाकर गिरा दिया है, उसके दांत काटकर उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया है। इस प्रकार कवि ने प्राचीन संस्कृति को दंतहीन, लाचार, कमजोर हाथी बताया। दूसरी तरफ नगरीय संस्कृति निगल जाने के लिए मुंह बाए खड़ी है। यह जो नगरीय संस्कृति है वैज्ञानिक, वह निगल जाने के लिए, संपूर्ण मानवता को निगल जाने के लिए खड़ी दिखाई पड़ती है। तरह तरह का रूप बनाकर लोगों को आकर्षित करती है। जो इसके जाल में फंस गया वह बर्बाद हो जाता है। आज इस संस्कृति के चक्कर में फंसकर लोग या तो अदालती शोषण का शिकार बन रहे हैं या अस्पताली शोषण के कारण उसकी रीढ़ घिसती जा रही है। इसके कारण आप इतने अधिक स्वार्थी बन रहे हैं कि घृणा द्वेष का वातावरण बनाते जा रहे हैं, रह रह कर विवाद, और उस विवाद के कारण आप अदालत का चक्कर लगाते लगाते जीवन बर्बाद कर लेते हैं। यदि उससे बच गए तो आपके जीवन में भोग विलास इतना आता है कि भोग का रोग का शिकार बनकर आप अस्पताल का चक्कर लगाते रहते हैं। तो
आदमी आज या तो अस्पताली संस्कृति का शिकार है, नहीं तो अदालती संस्कृति का। यही है नई संस्कृति के विकास की देन। अस्पताली शोषण के कारण उसकी रीढ़ घिसती जा रही है। इस प्रकार यह नगरीय संस्कृति लोगों को खोखला करने पर उतारू हो गई है। इस तरह आपका यह पाठ पूरा हो गया। इस व्याख्यान में आपने देखा कि कवि का जीवन वृत्त, पाठ का सारांश, महत्वपूर्ण पंक्तियों की व्याख्या कर दी गई है। आशा है कि आप इसको ध्यान से सुने होंगे, इससे कोई ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और फिर परीक्षा में अधिकतम अंक के भागीदार बनेंगे। तो इसी के साथ अलविदा। अब हम दूसरे पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग के द्वारा आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है, हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। अभी आप प्रोफेसर जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग, KSR कॉलेज सरायरंजन से गांव का घर पाठ पर व्याख्यान सुनेंगे। दिगंत भाग 2 का अंतिम काव्य पाठ है ये, 13वां पाठ है ये। इस पाठ में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, सुनेंगे व्याख्यान। तो व्याख्यान सुनने के लिए आप लोगों को सबसे अधिक शुभकामना, मंगल कामना, और पाठ समाप्त करने से पहले ही आपको एक बार धन्यवाद भी, फिर बाद में भी धन्यवाद देंगे। तो हम शुरू करते हैं ये पाठ एक मंगल कामना के साथ कि आप परीक्षा में अधिकतम अंक के हकदार बने। आप ही तो देश के भाग्य हैं, भाग्य विधाता है। आपको संवारने का मतलब है देश को संवारना। आप संवर जाएंगे, देश संवर जाएगा। इसी संकल्प के साथ पाठ शुरू किया जाता है। गांव का घर, इस दूसरे व्याख्यान में, पहला व्याख्यान हो चुका है, दूसरे व्याख्यान में आप बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे और फिर विषयनिष्ठ पर भी बात करेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर। गांव का घर कविता के कवि का नाम क्या है? आपने पढ़ लिया होगा। गांव के घर कविता के कवि का नाम ज्ञानेंद्र पति, अर्थात इसका उत्तर सी होगा। गांव का घर कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? आप यहां पर देख रहे हैं ऑप्शन के रूप में, सभी इनकी ही रचनाओं का नाम है। इसमें सही होगा सी, संशयात्मा। संशयात्मा इनकी बड़ी ही महत्वपूर्ण कविता की किताब है, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला 2006 में। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा सी, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? यहां आप देख रहे हैं ऑप्शन में, इसमें सही है 1/1/1950, अर्थात 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ। आगे है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? आप यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें सही उत्तर है पथरगामा, गोड्डा, झारखंड, अर्थात ए होगा इसका सही उत्तर। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम सरला देवी, देवेंद्र प्रसाद चौबे, अर्थात ए इसका सही उत्तर होगा। ज्ञानेंद्र पति ने अंग्रेजी में एमए कहां से किया? ऑप्शन में आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन में सही उत्तर होगा पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए अंग्रेजी में किया। और फिर अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी से एमए कहां से किया? तो उस समय जो बिहार विश्वविद्यालय था
मुजफ्फरपुर में जो विश्वविद्यालय है वह उस समय बिहार विश्वविद्यालय कहलाता था। उसी बिहार विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी में एमए किया। ज्ञानेंद्र पति ने किस पद पर काम किया? कारा अधीक्षक के पद पर इन्होंने काम किया। बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद ये कारा अधीक्षक बनाए गए, तो कारा अधीक्षक, जेल अधीक्षक के रूप में इन्होंने बिहार सरकार के अधिकारी के रूप में काम किया। ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास कहाँ बनाया है? ज्ञानेंद्र पति ने अपना निवास वाराणसी में बनाया है, अर्थात बी इसका सही होगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पर मिला? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्यात्मा पर मिला है, अर्थात इसका सी उत्तर होगा। ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना नहीं है? अब यहां पर देखिए, कवि ने कहा इन्हीं की रचना है। ग्राम्या पंत जी की रचना है, और भी आप इनकी रचनाओं का ही नाम नीचे देखेंगे। यहां पर आप ध्यान रहे कि ग्राम्या पंत जी की रचना है, सुमित्रानंद पंत की रचना है, वह इनकी रचना नहीं है, तो इसका बी उत्तर होगा। यहां पर आप देख रहे हैं, दो तो ऊपर आपने देख लिया, एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है इन्हीं का, पढ़ते गढ़ते, या गद्येतर है, तो इस तरह आपने देख लिया कि डी भी इन्हीं की रचना है, सी इन्हीं की रचना है, ए इन्हीं की रचना, सिर्फ बी ग्राम्या पंत जी की रचना है, तो इसका उत्तर बी ही होगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला, अर्थात ए होगा। ज्ञानेंद्र पति का उदय हिंदी कविता के क्षेत्र में 20वीं सदी के किस दशक में हुआ? तो इसका उत्तर होगा 8वें दशक में इनका उदय हुआ। मोटे तौर पर मुख्य रूप से एक चक्रा नगरी साहित्य की कौन सी विधा है? एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है, ए सही होगा। पुराने समय में ग्रामीण स्त्रियां टिकुली किस चीज से साटती थी? तो ऑप्शन में आप देख रहे हैं, आम की गोंद, बरगद की गोंद, कटहल की गोंद, सहजन की गोंद। तो सहजन की गोंद की चर्चा कविता में की गई है। कविता में जो बात आई है उसी को लेकर हमें चलना है, अपने मन से कोई और बात नहीं करना है। तो कविता में सहजन की गोंद की बात आई है, तो इसी को लेकर हम चलेंगे, सहजन की गोंद। तो सी इसका सही होगा। आगे है, पुराने समय में गांव के पुरुष घर आंगन में कैसे प्रवेश करते थे? आप देख रहे हैं यहां पर, इसका सही उत्तर होगा खांसकर। पुराने समय में पुरुष वर्ग औरतों को सचेत करने के लिए, खबरदार करने के लिए आने के पहले सूचना खांसकर, खराउ बजाकर इत्यादि करके देते थे। तो इसका उत्तर होगा बी खांसकर। पुराने समय में गांव के पुरुष अंदर प्रवेश करने से पहले कैसे खबरदार करते थे औरतों को? चप्पल पीटकर, खराउ खटखटाकर। तो इसका उत्तर होगा खराउ खटकाकर, आवाज कर देते थे, जिससे कि भीतर की औरतें, बहु बेटियां सचेत हो जाती थी, संभल जाती थी। आगे है, पुराने समय में गांव की औरतें कैसे किसी को पुकारती थी? तो आप यहां पर ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें ये सही होगा, बिना नाम लिए वो पुकारने का काम, नाम लेने में वह प्रतिष्ठा हनन समझती थी, तो बिना नाम लिए वह पुकारने का काम करती थी। ग्वाले दूध का हिसाब पुराने समय में कैसे रखते थे? आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन, इसमें सही होगा भीत पर दूध से अंगूठा का निशान लगाकर, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर सी होगा। पुराने समय में पंच को क्या माना जाता था? तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन देख रहे हैं उसमें सही उत्तर है परमेश्वर माना जाता था, अर्थात सी इसका होगा।
पंच परमेश्वर कहाँ खो गए हैं? पंच परमेश्वर पंचायती राज में खो गए हैं, अर्थात इसका उत्तर ए होगा। बिटौआ को दहेज में क्या मिला है? बिटौआ को दहेज में टीवी मिला, जो आपने इस पाठ में पढ़ा है। अब आगे है, गांव में परिवर्तन क्यों आया है? पूंजीवाद के कारण, वैज्ञानिक विकास, शिक्षा का विकास, उपरोक्त सभी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं गांव में ऊपर का तीनों कारण आया है, इसीलिए ये डी सही होगा। उपरोक्त सभी कारण गांव में परिवर्तन आया है। आगे है, चकाचौंध रोशनी में क्या बज रहा है? चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। आगे है, नव संस्कृति में कौन गीत गायब हो गया है? नव संस्कृति में लोकगीत गायब हो गया है, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर बी होगा। सर्कस का प्रकाश बुलौआ क्या हो गया है? सर्कस का प्रकाश बुलौआ मर गया है, अर्थात इसका उत्तर बी होगा। हाथी क्या गवाकर गिरा है? हाथी दांत गवाकर गिरा हुआ है, लाचार है, बेबस है, मौत की प्रतीक्षा कर रहा है। दंतहीन हाथी हो गया है, दंतहीन गज बन गया है। गांव के घर की रीढ़ कैसी है? गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती दिखाई पड़ती है, तो इसका उत्तर बी होगा। सर्कस का प्रकाश कितने कोस दूर से आता था? सर्कस का प्रकाश 10 कोस दूर से आता था, इसका उत्तर होगा ए। अस्पताल का परिसर कैसा है? अस्पताल का परिसर गंधपूर्ण अमित्र है। अमित्र मतलब दुष्ट, दुश्मन जैसा। गंधपूर्ण भी है और वह अमित्र है, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। तो इस तरह आपने इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को देख लिया। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर शीट दिया गया है, आप इसका अभ्यास कर आंसर शीट देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए ये आंसर शीट दिया गया है। अब हम विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की स्मृति में घर का चौखट इतना जीवित क्यों है? तो कोई भी चीज स्मृति में जीवित इसलिए रहता है कि उस चीज का प्रभाव मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक रहता है। जिस चीज का मन मस्तिष्क पर जितना अधिक प्रभाव होगा, स्मृति में वह उतना ही अधिक जीवित होगा। तो कवि पुराने संस्कार संस्कृति में बहुत अधिक आनंद लेने का अनुभव करता है। पुराने संस्कार संस्कृति को वह बहुत अधिक तरजीह दे रहा है, उसी में उसका बचपन गुजरा है, उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पर बहुत अधिक है। इस तरह आपने देखा कि कवि पुराने संस्कार संस्कृति में अपना बाल्यकाल गुजारा है। इस कारण उसकी स्मृति में घर का चौखट बिल्कुल जीवित है और उस चौखट में उसे अपना एक मातृ रूप दिखाई पड़ता है। उस चौखट को वह चौखट नहीं, घर की औरत के रूप में देखना चाहता है, देखता है। अब इसी को हमने उत्तर के रूप में सजाकर लिख दिया है। घर के चौखट पर टिकुली साटने के लिए सहजन की गोंद सटी रहती थी, कभी कभार उस पर टिकली भी सटी रह जाती थी। इस प्रकार घर का चौखट उसे मातृ रूपेण दिखाई पड़ता था। जिस प्रकार बिंदी लगी औरत का मुखमंडल तुरंत हृदय में उतर जाता है, उसी प्रकार वह चौखट भी अपनी भव्यता के साथ हृदय में उतरा हुआ था। कभी भूले नहीं भूलता है। वह प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति का प्रतीक है, जो कवि के मस्तिष्क में हमेशा छाया रहता है। कवि को प्राचीन संस्कृति आकर्षक लगती है। घर के चौखट पर उसे प्राचीन संस्कृति दिखाई पड़ती थी, इसलिए कवि को वह जीवित लगता है। मोटे तौर पर आप कहेंगे कि उस संस्कृति में उसका बाल्यकाल गुजरा
उस बाल्यकाल की स्मृति को कभी भूले नहीं भूलता है, उसमें अधिक सुख शांति का उसे अनुभव होता था। आज की नई संस्कृति में उसे बेचैनी नजर आती है, इसीलिए वो संस्कृति उसे जीवित दिखाई पड़ती है। पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है? प्राचीन संस्कृति में पंच को परमेश्वर माना जाता था। उसके खोने का मतलब है प्राचीन संस्कृति को खो जाना। प्राचीन संस्कृति में पर्दा या मर्यादा बड़ी चीज माना जाता था। आधुनिक संस्कृति में पर्दे का कोई मूल्य नहीं है। बेपर्द या मर्यादाहीन मानव का जीवन मूल्यहीन हो जाता है। इस कारण कवि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर चिंतित है। वह जानता है कि पंच परमेश्वर हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान है। यदि वह तो लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति आस्था विश्वास समाप्त हो जाएगा। आस्था विश्वास समाप्त होने पर हमारी संस्कृति, हमारा ग्राम्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस तरह वह चिंतित है। परमेश्वर के खोने से गांव खो गया। भारत की आत्मा तो गांव में वास करती है। गांव खोने का तात्पर्य है भारत का खो जाना। भारत की अस्मिता खोने से कवि चिंतित हो जाते हैं। इस तरह परमेश्वर को जिंदा रखना है। परमेश्वर खोने का मतलब है सब कुछ खो देना। आगे है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक, न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, या आवाज क्यों नहीं आती है? यहाँ पर आप देख लें, इसका उत्तर है दूर दराज की बस्ती होने के कारण वहाँ आधुनिक संस्कृति की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। चकाचौंध रोशनी में ऑर्केस्ट्रा बजता है, पास की बस्ती तक तो उसकी आवाज़ पहुँच जाती है, परंतु सुदूर बस्ती में उसकी आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। अर्थात नव संस्कृति के विकास का प्रभाव सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का क्या तात्पर्य है? आवाज की रोशनी या रोशनी की आवाज का तात्पर्य है चकाचौंध पूर्ण पहचान। आधुनिक विकास की पहुंच इसका मूल अर्थ है। सीधी सी बात है। आगे है, कविता में किस शोक गीत की चर्चा है? आधुनिक जीवन के दुख, विषाद, संत्रास, घुटन से संबंधित गीतों को शोक गीत कहा गया है। इसमें जीवन का दर्द निकलकर आता है, शोक निकलकर आता है, तो ऐसे ही गीतों को शोक गीत कहा गया है। सर्कस का प्रकाश बुलौआ किन कारणों से मरा होगा? आधुनिक ऑर्केस्ट्रा के गीत अर्थात फिल्म आदि के कारण सर्कस का चलन खत्म हो गया। अर्थात आधुनिक संस्कृति के विकास के कारण पुरानी परंपरा खत्म हो रही है। यही कारण तो सर्कस के प्रकाश के खोने का है, मरने का है। गांव के घर की रीढ़ क्यों झुरझुराती है? अदालती और अस्पताली संस्कृति के विकास के कारण गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है। अर्थात वर्तमान भोगवादी संस्कृति के विकास के कारण लोग एक तरफ हमेशा विवाद में उलझते रहते हैं, दूसरी तरफ विभिन्न रोगों का भी शिकार बनते जा रहे हैं। इस कारण अदालत और अस्पताल के दुर्गंधपूर्ण दुष्ट परिसर में घिरते जा रहे हैं। प्राचीन निर्मल पवित्र संस्कृति की रीढ़ कमजोर पड़ने लगी है। इस तरह आपने देख लिया कि पूरी कविता में कवि ने किस तरह पुरानी संस्कृति के समाप्त होने और नई संस्कृति के पनपने के रूप को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुरानी संस्कृति हमारा बहुत कुछ लेकर समाप्त हो रही है और नई संस्कृति हमारे जीवन को बर्बाद करने पर उतर गई है। आज हम नई संस्कृति के कारण अस्पताल का चक्कर काटते हैं या फिर अदालत का चक्कर काटते हैं। इसी दोनों के चक्कर में हमारा जीवन बर्बाद होता जा रहा है। इस तरह आपने इस पाठ को पूरा कर लिया। यह पाठ आप ध्यान से सुने होंगे, पढ़े होंगे, समझे होंगे। आशा है परीक्षा में आप इस पाठ से जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका सुंदर सटीक उत्तर देंगे, अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ अलविदा।
अब हम फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, धन्यवाद।